नमस्कार। मैं डॉक्टर हनुमंत पवार, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय किल्लारी, बीए तृतीय वर्ष, सत्र क्रमांक 5, प्रश्न पत्र डीएससी हिंदी, जेनरिक हिंदी भाषा का अध्ययन हमें आज करना है। हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हम देख रहे हैं। उसमें तीसरा काल आज हमें देखना है, आधुनिक या खड़ी बोली काल, जो सन 1800 से लेकर अब तक जिसका समय काल माना जाता है। वैसे तो आधुनिक काल की हिंदी भाषा के क्षेत्र पर अंग्रेजी शासन की स्थापना से यह काल आरंभ हो जाता है। यद्यपि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव साहित्य और भाषा पर होना आवश्यक स्वाभाविक है। आधुनिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए, शिक्षा का प्रसार हुआ, जिसका प्रभाव भाषा के विकास में हमें देखा जा सकता है। हिंदी का सही अर्थों में अगर विकास देखा जाए तो इसी काल में विकास हमें दिखाई देता है। वह हिंदी गद्य के विकास के साथ साथ हिंदी विचार की भाषा भी इस काल में बनी, ज्ञान विज्ञान की भी भाषा बनी। भारतेंदु से लेकर वर्तमान काल तक भाषा में अनेक परिवर्तन आए। खड़ी बोली का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। विशेषतः महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का मानक रूप निर्माण किया और उसे प्रतिष्ठापित करने का काम किया। भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान काल तक की हिंदी भाषा को वह विभिन्न कालों में या विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। वैसे तो यह आधुनिक काल हिंदी भाषा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल है, जिसमें आज हिंदी शिक्षा, संचार माध्यम, प्रशासन, व्यापार, उद्योग, प्रयोजनीय आदि क्षेत्रों में अपना प्रभाव निर्माण कर चुकी है। तो इसी दृष्टि से आधुनिक हिंदी भाषा के विविध रूपों को हमें देखना है। पहला रूप है भारतेंदु पूर्व युगीन हिंदी भाषा, सन 1800 से लेकर 1850 तक। सन 1800 से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग के पहले ही हिंदी गद्य लेखन का आरंभ हो चुका था। कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का महत्व था, लेकिन गद्य लेखन में खड़ी बोली का विकास अब आरंभ हो चुका था। अंग्रेजी शासन काल में प्रशासन की भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन लोक व्यवहार की भाषा खड़ी बोली थी। परिणामतः अंग्रेजी शासन और ईसाई मिशनरियों ने यह समझ लिया कि अपने धर्म का प्रचार करना है तो खड़ी बोली या हिंदी को अपनाना पड़ेगा। परिणामतः उन्होंने अपने सारे धार्मिक पुस्तकों का हिंदी प्रकाशन किया। 17वीं शताब्दी में खड़ी बोली में कवि गंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी गई, किंतु यह कवि गंग की रचना पर प्रामाणिकता का प्रश्न चिन्ह है, प्रामाणिकता पर मतभेद है। भारतेंदु पूर्व काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण 2 गद्य रचनाएं लिखे गए। एक राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखित योग वशिष्ठ और पंडित दौलत राम के द्वारा लिखित पद्म पुराण। वैसे तो आधुनिक युग या आधुनिक हिंदी भाषा को सही रूप से नींव रखने का काम, आधुनिक हिंदी भाषा को सही रूप से खड़ा करने का काम अगर किसी ने किया है तो सन 1800 में अंग्रेजों ने जो कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी, उसका महत्वपूर्ण योगदान है।
इस पोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट नामक एक हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने देशी पुस्तकें बनाने की योजना बनाई। पोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में ही लल्लूलाल ने प्रेम सागर लिखा, सदल मिश्र ने नासिकोपाख्यान ग्रंथ लिखा। कुल मिलाकर यह प्रारंभिक काल था, परंतु इस प्रारंभिक काल में एक प्रकार से जो भाषा के विकास में भले ही उतनी आवश्यक गति इसमें दिखाई नहीं देती हो, परंतु भाषा की जो नींव रखनी थी, भाषा की जो एक प्रकार से एक मजबूत शुरुआत करनी थी, यह काम इस काल की रचना और रचनाकार ने कर दिया है। भले उसमें व्यापकता नहीं होगी, भले उसमें उतनी गहराई परिनिष्ठता का अभाव दिखाई देगा, परंतु इस काल की भाषा अपने निर्माण की अवस्था में थी और निर्माण की अवस्था में जो भाषा सजग होती है उसकी दिशा, उसकी विकास निश्चित ही आने वाले दिनों में एक विशिष्ट रूप से आगे वह बढ़ते जाता है। इस काल में प्रमुख लिखित रचनाओं में सदा सुखलाल के द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत का सुख सागर नामक अनुवाद, लाला लल्लूलाल के द्वारा लिखित प्रेम सागर भागवत के दशम स्कंद पर ही आधारित है, सदल मिश्र के द्वारा लिखित नासिकोपाख्यान या चंद्रावती, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा लिखित राजा भोज का सपना, ये हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखित कालिदास के नाटकों का हिंदी अनुवाद आदि इस काल की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इन रचनाओं को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यह युग निश्चित ही एक प्रकार से हिंदी भाषा की दृष्टि से एक आरंभ का युग था, निर्माण की अवस्था का युग था, और किसी भी भाषा के निर्माण की अवस्था में वह उस भाषा की दिशा अगर निश्चित है तो वह भाषा आगे चलकर निश्चित ही अपना एक विकास क्रम वह प्रस्तुत करेगी, एक ऊंचाई पर जाएगी, और यह काम भारतेंदु पूर्व युग ने कर दिया है। दूसरा युग है भारतेंदु युगीन हिंदी भाषा। सही रूप से देखा जाए तो हिंदी भाषा और साहित्य दोनों दृष्टि से भारतेंदु युग एक विशेष स्थान रखता है। इस काल में हिंदी को एक प्रकार की गति मिली, प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। यह युग वैसे तो जन चेतना और पुनर्जागरण का युग था, इसीलिए सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक क्षेत्र में सक्रियता इस युग में दिखाई देती है। इस काल के सभी रचनाकारों में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना की अधिकता हमें दिखाई देती है, इसीलिए साहित्य का फलक भी वह व्यापक होता हुआ दिखाई देता है। इस काल में राजनीतिक जागृति के कारण देशभक्ति की भावना अत्यधिक विकसित हो चुकी थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के बाद लोगों के मन में एक प्रकार की निराशा की भावना जागृत हो चुकी थी। उन लोगों को स्वदेश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागृत कराने का काम इन रचनाकारों ने कर दिया। इतना ही नहीं, ये लोगों के मन में स्वदेशी भाषा भाव निर्माण कराने का काम भी इस काल के रचनाकार, विशेषता भारतेंदु और उनके मंडली ने कर दिया। इसीलिए भारतेंदु लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। अर्थात अपने स्वयं की निज की भाषा की उन्नति में ही सब हमारी सभी की उन्नति है, उसके सिवा कुछ नहीं है। इस प्रकार के भाव प्रकट करते हुए भाषा के प्रति एक प्रकार से जो एक स्वदेशी भाव निर्माण कराने का काम भारतेंदु और उनकी मंडली ने कर दिया है। इतना ही नहीं, सन 1900 में भारतेंदु के प्रयत्नों से ही हिंदी कचहरियों की भाषा बन गई। आगे गद्य क्षेत्र में भी विविध विधाओं का निर्माण हुआ, क्योंकि यह भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में गद्य विधा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है।
भारतेंदु को गद्य के प्रवर्तक वह माना जाता है। उसका मूल कारण यह है कि भारतेंदु ने लगभग 70 नाटक लिखे और अन्य लेखकों को भी योगदान देते रहे। अन्य लेखकों ने भी इस युग में महत्वपूर्ण योगदान दे दिया। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु यह पहला उपन्यास इसी काल में लिखा गया। भारतेंदु की कविता ब्रज तथा गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था। इस काल में पहली बार खड़ी बोली में महाकाव्य लिखे गए। अर्थात भाषा की दृष्टि से यह युग अत्यंत महत्वपूर्ण युग है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति के साथ साथ स्वदेशी भाषा भाव भी निर्माण कराने का काम इस काल के रचनाकारों ने कर दिया और निश्चित ही भारतेंदु और उनके मंडली का योगदान उसमें महत्वपूर्ण है। तीसरा युग है द्विवेदी कालीन हिंदी भाषा, सन 1900 से लेकर 1920 तक। इस युग के मुख्य सूत्रधार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्हीं के प्रयत्नों से हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई दिशा प्राप्त हुई। उसका मूल कारण था 1903 में सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने और इन्होंने गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। इतना ही नहीं, द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को परिष्कृत एवं परिनिष्ठित करने का काम किया। खड़ी बोली के भाषागत दोषों को दूर करके उसके परिष्कार का महत्वपूर्ण काम द्विवेदी ने कर दिया। भाषा परिष्कार में द्विवेदी को सर्वाधिक सहकार्य सहयोग मिला मैथिली शरण गुप्त का। खड़ी बोली के विकास में द्विवेदी युग महत्वपूर्ण योगदान देता है। सच्चे अर्थों में हिंदी को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित कराने का काम, प्रतिष्ठा दिलाने का काम द्विवेदी काल में हुआ। इसी कारण यह युग एक मानक युग, एक परिनिष्ठित युग, भाषा की दृष्टि से एक परिष्कृत युग वह माना जाता है और इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। इस काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लगभग 80 ग्रंथ लिखे। गंगा लहरी, काव्य मंजूषा, ऋतु तरंगिनी आदि उसमें प्रमुख है। साथ ही पंडित गोविंद नारायण के द्वारा लिखित समास तथा अनुप्रास युक्त भाषा, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा उर्दू और ठेठ बोली का प्रयोग, बोलचाल की भाषा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा समास पद्धति, शैली विवेचनात्मक भाषा आदि भाषा के रूप इस काल में दिखाई देते हैं। अर्थात द्विवेदी युग हिंदी भाषा का प्रौढ़तम रूप के रूप में पहचाना जाता है। हिंदी भाषा और शैली की दृष्टि से यह युग स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा को एक सही दिशा देने का काम द्विवेदी और उनके साथियों ने कर दिया और सही रूप से हिंदी भाषा का एक रूप स्थिर हो गया और किसी भी भाषा का रूप या स्वरूप, उसके लक्षण स्थिर हो जाते हैं तो वह भाषा अब उतनी परिवर्तनशील नहीं होती। वह भाषा एक प्रकार से एक दिशा में कार्य करती रहती है और हिंदी भाषा को सही रूप से दिशा देने का काम, परिष्कृत करने का काम, उसे स्थिर बनाने का काम इस काल के रचनाकारों ने कर दिया। इसीलिए द्विवेदी काल या हिंदी भाषा की दृष्टि से स्वर्ण युग वह माना जाता है। उसके बाद छायावादी कालीन हिंदी भाषा अर्थात छायावाद कालीन हिंदी भाषा सन 1918 से लेकर 1936 तक।
छायावाद। हिंदी साहित्य के अंतर्गत दो महायुद्धों के बीच का जो काल माना जाता है उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। इस काल में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था, खड़ी बोली पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। इस काल में भाषा का एक नया रूप उभर कर सामने आया। इस काल की भाषा जनभाषा से दूर एक शिष्ट साहित्यिक भाषा रही। इन रचनाकारों ने कला की अपेक्षा कलाकार की चेतना को अधिक महत्व दिया, जिसके कारण इनकी भाषा व्यक्ति सापेक्ष बन गई। अंतःप्रवण और कल्पना प्रवण शैली होने के कारण इनकी भाषा कल्पना प्रधान और भावमय बनी। रहस्यवाद के कारण इस काल की भाषा सांकेतिक बनी। विषय वस्तु की नवीनता को व्यक्त करने के लिए नई भाषा की खोज इनकी विशेषता रही। इस काल की भाषा को संवारने का कार्य जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि ने कर दिया। अर्थात भाषा की समृद्धि इन सभी का योगदान है। परंतु यह चार रचनाकार एक ही युग में होकर भी उनके भाषा के अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं। जैसे प्रसाद की सूक्ष्म सांकेतिक भंगिमामयी भाषा, निराला की अभिधेयात्मक परिसाधना की भाषा, पंत की लाक्षणिक वैचित्र्य वाली भाषा और महादेवी जी की प्रतीकात्मक भाषा, साथ ही इस काल के हरिवंश राय बच्चन की सीधी वाच्यार्थमयी भाषा, यह इस काल की भाषाओं की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। अर्थात भाषा के एक शिष्ट भाषा के रूप में, एक सूक्ष्म सांकेतिक व प्रतीकात्मक लाक्षणिक भाषा के रूप में छायावाद जाना जाता है। उसके बाद का युग है प्रेमचंद कालीन भाषा या प्रेमचंद की भाषा। वैसे तो जिस युग में कविता के क्षेत्र में छायावाद का बोलबाला था, ठीक उसी समय कथा साहित्य में प्रेमचंद ने नई जनवादी भाषा का विकास किया। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद 1916 में हिंदी में आ गए और 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। छायावाद में जहां भाषा जनभाषा से दूर चली गई थी, उसी समय प्रेमचंद ऐसे रचनाकार रहे जिन्होंने भाषा को जनवादी भाषा का अंग बनाया। एक और प्रसाद और उस काल के अन्य लेखक भावात्मक, सांकेतिक, लयात्मक, अभिजात भाषा का में सृजन कर रहे थे। उसी समय प्रेमचंद ने जनवादी भाषा का प्रयोग कर साहित्य को जनता के साथ जोड़ने का काम किया, साहित्य को सामान्य लोगों के साथ जोड़ने का काम किया। इसीलिए प्रेमचंद की भाषा की अपनी विशिष्ट पहचान है। इसीलिए प्रेमचंद की भाषा को लेकर आलोचकों ने प्रेमचंदी भाषा शैली इस प्रकार से उसे संबोधित किया है। वैसे तो प्रारंभ में प्रेमचंद की भाषा में भी उर्दूपन अधिक था, क्योंकि वह पहले तो उर्दू के वे लेखक थे हिंदी में आने के पहले, परंतु आगे चलकर उनकी भाषा परिपक्व बन गई। गोदान में तो उनकी भाषा का सुंदर रूप हमें दिखाई देता है। आगे चलकर वह भाषा मात्र प्रेमचंद की भाषा नहीं रही, बल्कि एक उस युग की भाषा बन गई। सहज, सरल, अधिक प्रभावशाली भाषा का प्रयोग प्रेमचंद की विशेषता थी। व्यावहारिक स्तर पर यही भारत की राष्ट्रभाषा है, जो प्रेमचंद के गोदान की भाषा है। मूलतः आज भी प्रेमचंद की भाषा का प्रभाव
या प्रेमचंदीय भाषा का प्रभाव वह हिंदी साहित्य पर दिखाई देता है और प्रेमचंदीय भाषा आज भी एक प्रकार से प्रचलित है। कुल मिलाकर हिंदी साहित्य में जितना योगदान प्रेमचंद का है उतना ही योगदान हिंदी भाषा के विप्रति है, क्योंकि इन्होंने पहली बार हिंदी भाषा को जन सामान्य के साथ जोड़ने का काम कर दिया। पहली बार हिंदी भाषा को वह सामान्य लोगों के साथ वह मिलाने का काम कर दिया और परिणामतः भाषा को एक प्रकार से गति मिल गई, क्योंकि जहां भाषा को सामान्य लोग अपना लेते हैं वह भाषा निश्चित ही वह आगे बढ़ने में अधिक सक्षम हो जाती है। इसी कारण प्रेमचंद का अपना योगदान है। अगला मुद्दा है भाषा का वर्तमान रूप। छायावाद के बाद भाषा का रूप निखर कर सामने आ रहा था। एक ओर प्रसाद की भाषा शैली का प्रभाव था, तो दूसरी ओर प्रेमचंद की भाषा शैली का प्रभाव था। इन दोनों की भाषा रूपों की अपनी अपनी पहचान थी, परंतु आगे चलकर प्रसाद की सांकेतिक भावात्मक भाषा के बजाय प्रेमचंद की भाषा शैली का अधिकतर रचनाकारों ने अपना आधार बनाया। इसी काल में देश स्वतंत्र हुआ। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा बन गई। हिंदी के विकास के लिए अनेक संस्थाएं निर्माण की गई। हिंदी का प्रचार और प्रसार होता गया। मध्य देश की भाषा खड़ी बोली हिंदी अब सारे देश की भाषा बनकर उभर कर सामने आई। इसी कालखंड में साहित्य का विकास भी तीव्र गति से हुआ। अनेक काव्य आंदोलन चले। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता आदि काव्य धाराओं में भाषा के अलग अलग रूप सामने आए। इन्होंने भाषा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग प्रस्तुत हुए। एक ओर भाषा के नए नए रूप कविता के क्षेत्र में आ रहे थे, तो कथा या गद्य के क्षेत्र में भी नए नए रूप सामने आ रहे थे। जैसे आंचलिक उपन्यासों और कहानियों के कारण ग्राम्य भाषा का प्रयोग व्यापक रूप से हुआ। भाषा के अनेक रूप सामने आए। ज्ञान का साहित्य भी व्यापक रूप से लिखा गया। ज्ञान विज्ञान की भाषा का विकास हुआ। पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई। एक और एक प्रकार से पारिभाषिक दृष्टि से वह भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान बनता गया। परंतु हिंदी का एक नया रूप अब ज्ञान विज्ञान तथा राजकाज की भाषा के रूप में विश्व भाषा बनाने के योगदान वह देता रहा। अब हिंदी केवल मध्य देश की अथवा भारत की भाषा न रहकर हिंदी अब विश्व भाषा बनती जा रही है। अनेक विश्वविद्यालयों में वह अध्ययन, अध्यापन और संशोधन, अनुसंधान की भाषा बन गई है। वर्तमान युग में औद्योगिकता का युग है। अब भाषा अधिक यथार्थ और आधुनिकता के अनुरूप बदलने लगी। इसीलिए भाषा का प्रौद्योगिकी रूप भी सामने आया। इतना ही नहीं, 1980 के बाद वह हिंदी में अनेक प्रवाह चले। इसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श आदि इन विमर्शों में अपने अपनी भाषा का सौंदर्य प्रस्तुत होता गया। दलित विमर्श में एक प्रकार से वेदना का सौंदर्य था, तो स्त्री विमर्श में
हजारों पीढ़ियों से जो उन पर हुए अत्याचारों को वाणी देने का काम हुआ, परिणामतः उनकी भाषा में एक प्रकार से जो बदले की भावना न होकर वह उसमें एक प्रकार से नवनिर्माण की भावना थी। उसी प्रकार अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, उनकी वेदना में एक प्रकार का अलग सौंदर्य दिखाई देता है। वर्तमान रूप में हिंदी भाषा एक प्रकार से जो विश्व भाषा बनने की कगार पर है, विश्व भाषा बन रही है। दुनिया के लगभग 175 विश्वविद्यालयों में वह अध्ययन अध्यापन की भाषा के रूप में वह प्रस्तुत है। अर्थात भले ही हम भारतीय लोग हिंदी भाषा की ओर अनदेखापन कर रहे हैं, परंतु आने वाले दिनों में वह हिंदी विश्व की एक नंबर की भाषा होगी, इसमें कोई वह दूजा भाव नहीं है। कुल मिलाकर एक प्रकार से हिंदी का वर्तमान रूप वह भविष्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इतना कह सकते हैं। हिंदी का और एक भाषा रूप आधुनिक काल में प्रस्तुत हुआ प्रयोजन मूलक भाषा रूप। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। जैसे मनुष्य जीवन परिवर्तनशील है, वह अपने आप में विकसित होता है। भाषा मनुष्य जीवन का प्रमुख अंग है, वह मनुष्य के साथ बदलती है, परिवर्तित होती है। आज मनुष्य ने अपने जीवन में अनेक नए नए पहल प्राप्त किए हैं। उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय के अलग अलग क्षेत्र निर्माण हुए हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है, संपर्क भाषा है। परिणामतः उस नए नए क्षेत्र पर हिंदी भाषा का पहुंचना आवश्यक है। और आज हिंदी इस प्रयोजन या विशिष्ट उद्देश्य की भाषा बन गई है। वह विज्ञान, वाणिज्य, तंत्र, बैंक, बीमा, कार्यालय, संगणक, विधि, जनसंचार आदि की भाषा बन गई है। अर्थात जीवन के जैसे जैसे क्षेत्र विकसित होंगे, वैसे वैसे हिंदी अपनी एक पहल उस ओर कर रही है। यह किसी भी भाषा के विकास और प्रगति के लिए अच्छा संकेत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिंदी आधुनिक कालीन हिंदी भाषा की दृष्टि से एक विकास का काल माना जाता है। भाषा की दृष्टि से एक विविध रूपी काल माना जाता है। भाषा की दृष्टि से एक प्रवाहमयी युग माना जाता है, जिसमें भाषा के अनेक रूप हमारे सामने वह प्रस्तुत होते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर हिंदी भाषा की दृष्टि से आधुनिक काल में किस प्रकार की विशेषताएं हैं, यह हमें देखना है। अर्थात आधुनिक कालीन हिंदी भाषा की विशेषताएं, इसमें ध्वनिगत विशेषताएं और व्याकरणगत विशेषताएं दो भागों में हमें इसे देखना है। ध्वनिगत विशेषताओं में क्या परिवर्तन आ गए, क्या इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ध्वनिगत विशेषताओं में जो पहली विशेषता है, जो नुक्ता वाला क, ख, ग, ज, फ, यह अरबी फारसी के यह शब्द, इनका प्रयोग अब आम हो गया, यानी सहज अब इसका प्रयोग किया जाने लगा। मध्यकाल में इसका प्रयोग उतनी सहजता से नहीं किया जा रहा था, परंतु आधुनिक काल में इसका प्रयोग अब आम हो गया है। दूसरी विशेषता, अंग्रेजी शिक्षा और शब्दों के कारण यह ध्वनि का उच्चारण अब एक प्रकार से आम हो गया है, अब उच्चारण किया जाने लगा। यानी डॉक्टर, ऑफिस आदि शब्द अब हिंदी में भी एक प्रकार से यह नई ध्वनि अब प्रस्तुत हो गई। उसी तरह अंग्रेजी शब्द के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में प्रयुक्त हुए, जैसे ड्रामा, ड्रेस, यह भी इस काल की ध्वनिगत विशेषता है। उसके बाद आधुनिक हिंदी अकारण प्रधान हो गई है। आगे प्राय
उच्चारण में न के स्थान पर न का प्रयोग हो रहा है, किंतु लिखित रूपों में न का ही प्रयोग वह किया जा रहा है। यह कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। उसके बाद इस काल की व्याकरणगत विशेषताएं हमें देखनी है। एक, इस काल की हिंदी वियोगात्मक भाषा बन गई। दो, इस काल की हिंदी का व्याकरण का रूप स्थिर हो गया, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तीन, अंग्रेजी का अत्यधिक प्रयोग हिंदी वाक्य रचना पर दिखाई देने लगा। चार, इधर कुछ वर्षों से कीजिए के लिए करिए, मुझे के लिए मेरे, मुझसे के लिए तुझसे, किया के लिए करा आदि शब्दों का प्रयोग एक प्रकार से वह किया जाने लगा। उसके बाद तत्सम तद्भव शब्दों के साथ ही ठेठ ग्रामीण बोलियों, खेतों खलियानों की भाषा का भी प्रयोग आधुनिक काल में होने जा रहा था। अंत में एक प्रकार से जो निष्कर्ष रूप में अगर कहे तो आज हिंदी तीन रूपों में चल रही है। एक जनपदीय रूप में, यानी बोली भाषा के रूप में, लोगों की भाषा के रूप में, जनभाषा के रूप में, जो अनेक 17 बोलियों के रूप में वो प्रस्तुत है, जो हिंदी भाषिक प्रदेशों में या अहिंदी भाषिक प्रदेश में भी जो बोली जाती है। जनपदीय रूप में। दो, राष्ट्रीय रूप में, यानी राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, संचार भाषा के रूप में वो प्रस्तुत है। और तीसरा रूप जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में, जो विश्व भाषा के रूप में हिंदी आज महत्वपूर्ण काम कर रही है। और निश्चित ही एक प्रकार से यह किसी भी भाषा के लिए भूषणावह है। वैसे तो क्षेत्रीयवाद, संकीर्ण मनोवृत्ति, राजनीति के कारण हिंदी राजभाषा स्वरूप में आज बाधाएं आ रही है, फिर भी लोक भाषा के रूप में सहज विकसित हिंदी भविष्य में अपना सही स्थान अवश्य प्राप्त करेगी और विश्व के कगार पर हिंदी का बोलबाला रहेगा, इतना निश्चित है। धन्यवाद।